दुनिया भर में हर साल 15 मिलियन बच्चे कबल अज़ वक्त पैदा होते हैं, यानी हर 10 में से एक से ज़ायद बच्चे की पैदाइश कबल अज़ वक्त होती है, यानी कि प्री मैच्योर होती है या प्री टर्म बर्थ कहलाई जाती है। कबल अज़ वक्त पैदाइश ज़चगी के 37वें हफ्ते में कहा जाता है या उससे कबल होने वाली पैदाइश को कहते हैं। और इस तरह पैदा होने वाले बच्चों में 1 मिलियन से ज़ायद बच्चे या तो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही इंतकाल कर जाते हैं या उन्हें सेहत के बड़े सीरियस मसाइल का सामना होता है जो उम्र भर के लिए या तो परेशानी का बायस बने रहते हैं या फिर वो हल भी हो जाते हैं। अब प्री टर्म बर्थ या प्री मैच्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे और आज का दिन बड़ा ख़ास है। प्री मैच्योरिटी डे ऑब्जर्व होता है दुनिया में आज की तारीख पे। हमारे साथ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन और MBBS FCPS डॉक्टर रेहान किबरिया साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो दुरुस्त था, उसमें कोई कमी बेशी अगर आप करना थोड़ा सा मज़ीद इलैबोरेट करना चाहें कि प्री टर्म बर्थ होती क्या है और क्यों होती है। आपने कतरे में समुंदर को बंद कर दिया था। तकरीबन सब कुछ जो ऐसा होता है बिल्कुल आपने वैसे ही बताया। प्री मैच्योरिटी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इतनी रिकग्नाइज चीज़ नहीं है। बिलखसूस देहातों और बैकवर्ड एरियाज़ में लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते। माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी यूजुअली ख़तरों में ही रहती है और कोई रियलाइज़ नहीं करता, लेकिन वंस द डूम इज़ देयर तो पूरी फैमिली उससे सफ़र करती है और बाज़ दफ़ा इससे पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। इसमें सिंपल सी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर सिर्फ इंसान उन चीज़ों का ख्याल रख सके तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने ज़रूरी हैं, कुछ सिम्टोमेटोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और जो ट्रीटमेंट हो सकती हो कम से कम उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ रिस्क फैक्टर्स है। सही, तो हम फिर सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं इससे एसोसिएटेड। तो किसी भी खातून का ना, अगर सबसे पहले जो शादी के वक्त कंसिड्रेशन देनी चाहिए वो एज को देनी चाहिए। अगर खातून की उम्र 20 साल से कम या 40 से ज़्यादा है तो शी बिकम्स अ लायबल सस्पेक्ट टू इट। ओके, मतलब अगर राइट एज में शादी की जाए तो मोस्ट ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि बॉडी की डेवलपमेंट हो चुकी है। बॉडी की डेवलपमेंट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी इज़ नॉट रियली रेडी फॉर अ चाइल्ड एट दैट स्टेज बिफोर 20 एंड आफ्टर 40। एथनिसिटी को अगर आप कंसिडर करें तो ब्लैक्स में 18 की जो एज हमारे कवानीन में है सारी दुनिया में, वो तो शादी की एज है। हम कवानीन और उस डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में अगर ना पड़े तो बेहतर है, वो फिर बात दूसरी तरफ। क्योंकि मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि सारी दुनिया में 18 का एक चल रहा है सिलसिला। हमारे जो है जितनी बातें होती हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं, उनका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग हम गाइड कर सकते हैं, कोई मानना चाहता है क्योंकि ये तो इंटरनेशनली सारी दुनिया जो बड़े बड़े पढ़े लिखे माशरे और जहाँ बड़ी बड़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके ऊपर प्री मैच्योरिटी के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा काम हुआ होगा, वहाँ भी 18 ही चल रही है मेरे ख्याल में। मैंने तो कहीं शायद मेरी 20 साल वाली 18 और 17 या 17 और 19 कर रहे हैं या हम बच्चे की पैदाइश की बात कर रहे हैं। टेक्निकली तो दोनों करेक्ट हम वो कर लेंगे ना, कनेक्ट नहीं कि अगर 18 में शादी हो गई है तो टेक्निकली 19 तक जो है वो औलाद पैदा हो सकती है। प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब है कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाना। बिल्कुल, यहाँ की बात डिफरेंट है और दूसरे माशरों में इस चीज़ का वो तो बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं है ना। हम तो कनेक्ट करने की बात, तो हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी की फिटनेस के हिसाब से जो बात कर रहे हैं आइडियल बिटवीन 20 एंड 40। ठीक है, बाकी तो ऑब्वियसली वरना तो फिर लोग बच्चे 50 में भी पैदा करें लेकिन डेथ का खतरा उसमें ज़्यादा है, हो भी जाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये बेस्ट पॉसिबल एज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल। सही है, बिल्कुल। किसी भी खातून की इससे पहले कभी अगर वक्त से पहले पैदाइश हुई हो तो हिस्ट्री के मुताबिक शी इज़ लायबल फॉर अनदर वन। अच्छा, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है? हेरिडिटरी नहीं, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स एट वर्क होते हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 10 सिस्टम काम कर रहे हैं। इतना आपने मस्कुलर, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव, एवरीथिंग एंड ऑल, इन सब सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम में काम करने से लाइफ आगे चलती है। इनमें से कोई भी सिस्टम अगर ख़राब होगा तो ऑब्वियसली आप बीमार हो जाएंगे और आप डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। हम फिलहाल चूँकि प्री मैच्योरिटी की बात करें तो इसमें मतलब बहुत सी बातें जो इन्वॉल्व होती हैं, 10 के 10 सिस्टम्स मतलब आप अगर इन्वॉल्व करें, इनमें से किसी में भी ख़राबी होगी तो प्री मैच्योरिटी वारिद हो जाएगी। तो फिलहाल हम क्योंकि फिर सिर्फ रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एक तो एज हो गई, एक एथनिसिटी हो गई, एक हिस्ट्री होगी कि अगर पहले से है या नहीं। खातून का किसी भी किस्म का इलनेसेस हो क्रॉनिक, यानी कि डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ तो एक्लैम्प्टिक फिट्स पड़ सकते हैं, वो प्री उससे मैच्योर डिलीवरी शुरू हो जाती है। सेम गोज़ फॉर डायबिटीज़। बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ के सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह ही से डायबिटीज़ शुरू ही होती है, लेकिन उसी की वजह से फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। सही, ये कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनको वक्त पे अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? ओके,
प्री मेच्योर डिलीवरी एज सच कोई शो कॉज नोटिस देकर नहीं आ रही है। वो बस जब होनी हो तो एकदम से वाटर बर्स्ट कर जाता है आपका और डिलीवरी शुरू हो जाती है। यही रिस्क फैक्टर्स जो हमने आपको बताए हैं, अगर ये किसी उसमें आइडेंटिफाई हो गए हैं तो शी इज़ लायबल फॉर दिस प्री मेच्योर डिलीवरी। ठीक है, लेकिन वो जो डॉक्टर्स को कुछ वक्त से पहले पता चल जाता है कि भाई अब आपकी जो है वो प्री मेच्योर डिलीवरी होने वाली है, और वो फिर मदर को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो केस को भी देख रहे होते हैं, तो वो कौन सी सूरत हाल में होता है कि जब इट इज़ ऑल नॉर्मल लेकिन अचानक कोई चीज़ जो है वो बिगड़ गई, या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें वो कहते हैं कि अब तो या तो ऑपरेट करना है या फिर डिलीवरी होनी है लेकिन प्री मेच्योर? नहीं मैम, बगैर बताए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन रिस्क फैक्टर्स यही जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, या इनके अलावा और कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, ट्विन्स हैं, मतलब उसमें ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें अगर आपने पहले से आप उसको मुसलसल स्क्रीन कर रहे हैं तो ये सब लोग हमेशा लायबल है। ऐसा डॉक्टर्स के पास कोई जादू या वो नहीं है कि उससे वो पहले से रोक सके या बता सके कि इसको प्री मेच्योर डिलीवरी होनी है। अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स में स्टैंड करते हैं तो यू आर ऑलवेज लायबल टू दैट। ठीक है, इनको आप जिस हद तक करेक्ट कर सकते हैं करें, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट्स इट, कि प्रिवेंट हो जाए। अच्छा, अब अगर प्रिवेंट नहीं होती और एक बेबी जो है वो प्री मेच्योरली डिलीवर होता है, तो फिर उसके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बच्चे के लिए, माँ के लिए, और फिर उनकी जो निगहदाश्त या जो उनका ख्याल रखना होता है, लुक आफ्टर होती है, वो किस तरह से एक आम बच्चे से डिफरेंट होती है? ये मेरे ख्याल में बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले चीज़ आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है वो ये कि डॉक्टर्स बहुत सी चीज़ों को फाइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ट्रायंगल ऑफ डेथ। ट्रायंगल ऑफ डेथ होता है कि जहाँ पे स्टेज ऑफ जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं होता, उसके बाद सिर्फ डेथ ही हो सकती है। इस ट्रायंगल ऑफ डेथ में बेसिकली 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हाइपोथर्मिया होता है, एसिडोसिस होती है, और कोएगुलोपैथी होती है, यानी कि ब्लड के डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, बच्चे का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है और उसमें मेटाबॉलिक एनॉमलीज शुरू हो जाती है। अगर ये तीनों कार्य, दुनिया में कोई भी बीमारी हो ना, आपको गोली लगी, बम फटा, ये वो, आपने हर सूरत में डॉक्टर का काम है कि इस ट्रायंगल ऑफ डेथ की तरफ मरीज को जाने से रोकें। तो इसके तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो प्री मेच्योर बच्चे पैदा होते हैं, ये ट्रायंगल ऑफ डेथ के पहले ही बहुत करीब पैदा हुए होते हैं। हाँ, सही है। वो 10 के 10 सिस्टम्स जो हैं वो इनके पहले ही काम नहीं कर रहे होते, तो दे आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन हूसोएवर केयर प्रोवाइडर इज देयर कि वो उसको ट्रायंगल ऑफ डेथ की तरफ ना जाने दे। अगर वो अनफॉर्चुनेटली उसमें ज़्यादा ही आते हैं, फिर तो दुनिया के किसी भी हिस्से में उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। सही है। अच्छा, आजकल एक और चीज़ है कि डॉक्टर मदर पे और फैमिली पे डाल देते हैं कि जौन सी डेट आपको सूटेबल है आप आके उस दिन डिलीवरी करा दें, तो वो किस किस्म का सिलसिला होता है? और क्योंकि वो भी एक तरह से तो प्री मेच्योर ही है, क्योंकि वो 9 मंथ्स का पूरा होना और उससे पहले अगर आप डिलीवरी करा लें बच्चे की। और फिर उसमें ये भी बताइएगा कि बाज़ों का हम ये भी देखते हैं कि जो कुछ वीक्स हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ख़तरनाक होते हैं, उन वीक्स को औरत ने गुजारना होता है और वो अपना ख्याल ज़्यादा रखे, वो वीक्स भी आइडेंटिफाई कीजिएगा। मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी बात तो ये आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा जितनी देर जो उसका लिमिट है पेट के अंदर रहने की, उसके अंदर यूट्रस में वो रहेगा, उतनी उसकी डेवलपमेंट बेहतर होगी। आपने उससे पहले अगर उसको निकाल लिए तो आपने उसको किसी ना किसी रिस्क को इन्वॉल्व कर दिया। बस इसमें जो मतलब ब्लाइंड साइड पे जो लोगों को चीज़ नज़र नहीं आती वो ये कि सबसे बेहतर नॉलेज इस किस्म की चीज़ों का डॉक्टर्स ही के पास होता है। उनके पास ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे वो बता सके कि आगे चल के ये चीज़ ख़राब हो जाएगी या होने वाली है या समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। अब अगर खातून का ब्लड प्रेशर आसमान तक चला गया हुआ, एक्लैम्सिया में चली गई, उसको फिट्स पड़ने, ये जो एब्रप्शन और ये वो चीज़ें तो होनी ही होनी है, लेकिन साथ बच्चे की भी जान जाएगी और उसकी भी जान जाएगी। इस किस्म की स्टेज को मतलब अगर दवाइयाँ असर नहीं कर रही तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर डॉक्टर ही को आइडिया होगा कि यार ये चीज़ अब ठीक नहीं होने वाली, इसको वक्त से पहले डिलीवर कर लिया जाए तो बेहतर है। सही है। सेफ सर्कमस्टांसेस हों, आपके पास नर्सरी अवेलेबल हो, मेरे ख्याल में इट्स द बेस्ट वे आउट। लेकिन फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चे में फिर बाद में बाहर डेवलप हो रही होंगी, जो अदरवाइज माँ ही उनको डेवलप कर रही होती? देखें जिस तरह 37वें हफ्ते का हम कहते हैं, तो 37वें हफ्ते के बाद कौन सी ऐसी ऑर्गन्स उस बच्चे के होते हैं वाइटल जो डेवलप हो रहे होते हैं? स्टिल तमाम ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, ये जो 10 के 10 सिस्टम है, आप जैसे आप अगर इन जो साइन सिम्टम्स हैं उनको 2-3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो सबसे पहले जो ज़रूरी कि इमीडिएट जिससे बच्चे की डेथ हो सकती है वो 3 साइन हैं। नंबर 1 तो ये कि बच्चा चूँकि इंतहाई कमज़ोर होता है, उससे पहला सांस ही नहीं लिया जाता। लंग्स में एक चीज़ होती है सरफेक्टेंट, जो कि लंग्स को फूलने और बंद होने में मदद देता है। अब अगर ये सरफेक्टेंट उसमें पूरे अमाउंट में बना ही नहीं है तो बच्चा पहला सांस लेते ही साथ ही उसके फेफड़ा फट जाएगा, उसकी छाती में हवा जमा हो जाएगी, वो सांस ही नहीं ले सकेगा। लेकिन अब अगर वो इसी को आप NICU में ले लें, यानी कि किसी ITC में है वो, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वो अगले को पहले ही पता है तो वो चेस्ट ट्यूब तैयार रखेगा और बच्चा फिर सांस लेना शुरू कर देगा, तो मसला सॉल्व।
सिमिलरली इसमें जो दूसरा ख़तरा है वो ब्रेन ब्लीड का होता है। इतने नाजुक वेसल्स होते हैं, उनके अभी मेच्योरिटी का टाइम नहीं मिला होता, मामूली से ब्लड प्रेशर से भी नसें फट जाती हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर न्यूरो सर्जन या कोई ऑब्जर्व करने वाला इंसान है और उसमें किसी उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ डेथ में बताया कि हाइपोथर्मिया इस किस्म के बच्चों का सबसे बड़ा मसला होता है, उनका बहुत रैपिडली टेम्परेचर गिर रहा होता है और इतनी रैपिडली टेम्परेचर गिरने को कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपके पास वहाँ नर्सरी में वो उसके वार्मर्स पड़े हुए हैं और कंटेनर जिसमें बच्चों को आराम से सुकून से रखा जा सकता है, उनकी केयर की जा सकती है, इनक्यूबेटर्स, तो वो सबसे बेस्ट। आप अगर उसको पहुँचा दिए तो आपने ट्रायंगल ऑफ डेथ तक जाने से उसको रोक दिया। आपने उसको आर्टिफिशियली वो सब एनवायरनमेंट या चीज़ें दे दी हैं जो उसको वैसे मिलनी थी, तो एक तरह से आपने उसकी जान बचा दी। और फाइनली कौन से ऐसे मेजर्स होने चाहिए जो प्री मैच्योर बेबी की केयर के लिए घर पे कर सकते हैं पेरेंट्स उसके? मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें NICU ही है। मतलब अच्छी इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़ के बगैर इस किस्म के बच्चों का बचना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए गांव में और देहातों में या बैकवर्ड एरियाज में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है। केयर करना और वो तो बहुत दूर की बात है। और माँ के लिए केयर, मैम ये तो एब्सोल्युटली एसेंशियल वाली बात है। मतलब ऑब्वियसली माँ की केयर के बगैर तो बात आगे चल ही नहीं सकती। उसकी अच्छी डाइट, उसकी ठीक उम्र, उसकी ठीक केयर, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली। एब्सोल्युटली। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। लेकिन वाकई बड़ा अहम मौजू है ये। और जितनी भी बर्थ्स होती हैं हमारे यहाँ, हमने ये देखना है कि जब भी कोई खातून का हमल शुरू होता है तो उसकी डाइट, उसकी खुशी, वो कहते हैं कि बच्चा माँ के अंदर भी ये महसूस कर लेता है कि माँ जो है वो बहुत खुश है। और बहुत मरतबा हमने ये देखा है कि कुछ माएँ बहुत खुश होती हैं, उनके बच्चों की आगे फ्यूचर की पर्सनैलिटी में ये चीज़ झलक रही होती है। और कुछ माएँ जो डिप्रेस्ड रहती हैं, जो कि अपने उस इन्वायरमेंट से खुश नहीं होती, कुछ इस किस्म का सिलसिला होता है, उनके बच्चों में बाद में ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई होती है। ये भी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं। तो बच्चों को भी खुश रखें, माओं को भी खुश रखें और डाइट का, उनकी दोनों का खास ख्याल रखें।